So DLF is Delhi Land and Finance Limited. ये कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है. तो इट वॉज फाउंडेड इन 1946. इसको फाउंड किया था चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने. तो जब मतलब ही वॉज एन IAS ऑफिसर. तो जब इसने DLF कंपनी फाउंड करी थी, मतलब विद अ व्यू कि जब इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन होगा तो उसमें बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को मतलब जो इनका रियल एस्टेट सेक्टर में हाउसिंग का काम है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी थी रघुवेंद्र सिंह को. तो उसने ये सोच के DLF स्टार्ट किया था और वैसा हुआ भी. DLF ने उस टाइम पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाई जिसमें मॉडल टाउन, रजौरी गार्डन, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन, हॉर्स खास, ये सब DLF ने उस वक्त बनाई. वहाँ पर रेजिडेंशियल, ऑफिस और रिटेल प्रॉपर्टीज. ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सेगमेंट्स क्या है मतलब DLF के. तो बेसिकली इसमें इसको जो अपॉर्चुनिटी दिखी थी वो एग्जैक्टली वैसा हुआ भी कि जब इसने ये कॉलोनीज बनाई तो DLF एज अ कंपनी को बहुत मतलब रेपुटेशन राइज और मतलब गुडविल जो होती है ना एक बन गई थी कि हाँ इसने ये 22 अर्बन कॉलोनीज सेटअप करी. सो हुआ क्या, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चला. मतलब इसका जो सक्सेस था वो अभी बस ये स्टार्ट ही हुआ था कि 1957 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, DDA, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट. अब इसमें क्या था कि जो DDA में गवर्नमेंट ने बोला कि रियल एस्टेट जितने भी हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा. मतलब दिल्ली में जितना भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में. आपको कुछ भी समझना है तो आप बीच में इंटरप्ट कर दो कुछ. तो रियल एस्टेट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा. जितने भी प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उन्हें बैन कर दिया कि मतलब वो नहीं काम कर सकते, ये गवर्नमेंट के हाथों में है, अंडर गवर्नमेंट है. तो DLF ने कुछ समय के लिए उसका ये जो अच्छा बिजनेस चला था वो उसी वक्त उसने बंद थोड़े टाइम के लिए किया गवर्नमेंट के उसने जाने के जब गवर्नमेंट ने उसको ले लिया. हाँ, मतलब कि अब कोई प्राइवेट कंपनी वो सिटीज डेवलप नहीं कर सकती, वो अंडर गवर्नमेंट. सो थोड़ी सी और इसकी हिस्ट्री में जाते हैं डीप बैक. इससे गुरुग्राम से पहले मुझे एक चीज़ और बता रही थी. हाँ, कुशल सिंह, एक सेकेंड, मैनेजमेंट कुशल सिंह, ठीक है. तो क्या हुआ इसमें, जो चौधरी रघुवेंद्र सिंह है जो कि फाउंडर ऑफ द DLF है, उन्होंने तो कंपनी फाउंड करी लेकिन DLF को मतलब इतनी एक ऊंचाई तक जिसने पहुंचाया वो था कुशल पाल सिंह. ये उनका सन इन लॉ था और क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने अपने सन इन लॉ को ये बोला कि बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए. तो कुशल पाल सिंह के हाथों में ही इस चीज़ का श्रेय जाता है कि जितना भी DLF ने सक्सेस पाया. अब वो कैसे, उसके पीछे की स्टोरी देखते हैं कि कुशल पाल सिंह ने वो आर्मी में थे और आर्मी से उनके जो फादर इन लॉ उन्होंने उनको बिज़नेस संभालने के लिए बोला. तो जब उन्होंने ये बिज़नेस संभालने के लिए बोला तब तक जो रियल एस्टेट वाली चीज़ है वो तो बंद हो गई थी DDA के आते. तो इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका की किसी और कंपनी के साथ टाइप किया था. तब इनका बिजनेस था इलेक्ट्रिक मोटर बैटरीज जो होती है. बट वो बिज़नेस उनका फ्लॉप था, ज़्यादा चला नहीं, मतलब बहुत अच्छे से चला नहीं. तो उसके बाद क्या हुआ कि
कुशलपाल सिंह ने सोचा कि अब व्हाट टू डू नाउ, कि अब क्या ऑल्टरनेटिव है। तब उन्होंने रियल एस्टेट में वापस जाने की सोची। तो जब कुशलपाल सिंह ने रियल एस्टेट में वापस जाने की सोची तो दिल्ली में तो अब वो कर नहीं सकते थे दोबारा, तो उन्होंने टारगेट करा हरियाणा का गुड़गांव। तो गुड़गांव में उन्होंने एक विजन देखा कि इसको हम यहाँ पर जो है रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करते हैं। तो इट वॉज ऑब्वियसली नॉट ईजी इन द बिगनिंग। उन्होंने एक फार्मर के पास जाकर पर्सनली उनकी जो लैंड्स थी उनको एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट करी। करीब 400 से 500 फार्मर्स को मनाना कि आप हमें अपनी ज़मीन दे दीजिए, और बदले में उनको एक इतना एप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन देना कि हाँ वो दे हैव एग्रीड कि हम अपनी ज़मीन, फार्मर्स इतने आसानी से अपनी ज़मीन देने के लिए मानते हैं। और अगर थोड़े से मान भी गए तो भी जो पर्टिकुलर इतना MSF का जो लैंड एरिया उन्हें एक्वायर करना था, उसके लिए कुशलपाल सिंह की बहुत मतलब इंटेलिजेंस इसमें रही कि उन्होंने बहुत अच्छे से सबको कन्विंस कर दिया। उसके बाद फार्मर्स को कन्विंस करके लैंड एक्वायर करने पे इनका काम ख़त्म नहीं होता है। जब लैंड एक्वायर हो गई तो कहीं पे भी रियल एस्टेट का काम और डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए हमें बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। अब ऐसा तो है कि दिल्ली से चले गए हरियाणा में, और हरियाणा की गवर्नमेंट बहुत ईजीली अलाउ कर दी कंस्ट्रक्शन वर्क, तो लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो हरियाणा में उन्होंने लाइसेंस लेने के लिए मतलब इट इज़ अ वेरी ऐसा मतलब सिर्फ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जितने भी मतलब फीस है, चार्जेस है, उन मतलब कि सिर्फ पैसा इज़ नॉट द हर्डल कि हाँ पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा, बट ऑल्सो जितना भी ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिक्स है वो सब की वजह से बहुत आसान नहीं था ये शुरू करना। तो बट बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद कुशलपाल सिंह ने इंडिया का फर्स्ट BPO, ना BPO तो आपको पता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे BPOs होते हैं ना, तो पहले नहीं हुआ करते थे, अब तो जैसे बहुत सारे। तो इंडिया का पहला BPO गुड़गांव में या गुरुग्राम में इन्होंने सेटअप किया था। सो फ्रॉम देयर द जर्नी बिगिंस। तो आउटसाइड दिल्ली में इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को चुना टू मेक गुरुग्राम द लार्जेस्ट IT हब, जो आज वो है भी। और हम उधर तो मतलब जो यूपी में गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन दिल्ली में NCR। यूपी का मुझे नहीं पता, हरियाणा में है ना गुरुग्राम। तो हाँ हरियाणा, हाँ जैसे DLF के तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन गुड़गांव और नोएडा में चलता है। हाँ बिल्कुल उधर, और बाकी भी आउट ऑफ मतलब और स्टेट्स में भी है, चेन्नई वगैरह में, कोलकाता में। बट द थिंग इज कि दिल्ली में जो एक्ट पास हुआ था पर्टिकुलर DDA का, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, वो उसके तहत आप कोई भी प्राइवेट हाँ नहीं कर सकते। बस मैं इतना, बाकी जो हरियाणा में क्या रूल्स है और यूपी में क्या रूल्स है पर्टिकुलर स्टेट्स की मुझे नहीं पता। बट हाँ ऑब्वियसली अगर गुरुग्राम कुछ तो होगा ना वहाँ पे, ताकि वो वहाँ यहाँ से कुछ % तो अलाउ हो गई ना, मतलब लाइसेंस लेना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है और कोई प्राइवेट नहीं कर सकता, तो बिल्कुल अलाउ तो है। मुझे बुलडोजर्स याद आ रहे हैं। ओके, तो हम ये DLF की गार्डन सिटी की पिक्चर है गुरुग्राम की। तो ऐसी बहुत सारी मतलब गुरुग्राम में ऐसी बहुत सारे गार्डन सिटीज, साइबर हब्स, टावर्स और मॉल्स और रेजिडेंशियल एरियाज भी ऐसे बहुत अच्छे कंस्ट्रक्ट करे हैं DLF। पता नहीं फिर भी इसकी बैलेंस शीट को खराब है। मुझे ना एक्चुअली इसमें देखो तो भी वो कितना अच्छा, सब कुछ अच्छा है, फिर भी बैलेंस शीट ऐसा कि मतलब यही
सर से पूछ रहा है। मैंने सर को पता है मैंने सर को पहले ही बोला था कि रियल एस्टेट कंपनी है और मुझे रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत बैकग्राउंड से नॉलेज होती है ना। सर को तो आपको पता है बहुत अच्छे से है रियल एस्टेट की। तो मैंने सर को बोला था अभी हम कोई और कंपनी करते हैं और जब आप आओगे तब हम एक बार ये करेंगे सो दैट क्रॉस क्वेश्चनिंग्स और थोड़ा सा हमें जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चलेंगे। तो सर ने बोला कि नहीं हम फिर से डिस्कस करेंगे, अभी हम करते हैं। तो हाँ मतलब इसमें डाउट्स हैं, बट चलो जितना मुझे पता है या जितना मैं पढ़ के आई हूँ उतना डिस्कस कर लेते हैं फॉर नाउ, और जो हमारे डाउट्स हैं वो बाद में फिर देखते हैं, फिर से डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके इन द मिड 70s द कंपनी स्टार्टेड डेवलपिंग। तो 1970s के मिड में DLF सिटी प्रोजेक्ट ये कंपनी ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। इट्स प्लान इंक्लूड्स होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिलेटेड डेवलपमेंट्स। अब एक बार कंपनी की हिस्ट्री को थोड़ा और देख लेते हैं और उसके बाद कंपनी के बिजनेस सेगमेंट पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा फाउंड किसने किया, उसके बाद अर्बन सिटीज डेवलप करी और उसके बाद DLF सिटी गुरुग्राम डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तो 1996 में दे एंटर्ड ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट। उसके बाद 2003 में दे स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ DLF साइबर सिटी जो अभी गुरुग्राम की साइबर सिटी है। 2007 में इनका IPO लिस्ट हुआ और इनका IPO भी बहुत सक्सेसफुल रहा था। आपको कुछ नहीं कितने को आया था? 2007 दिसंबर में तो एक्चुअली मैंने ज्वाइनिंग किया था दिसंबर में, बिल्कुल फ्राइडे। So 2008 में it commenced operation at India's first luxury mall। तो अब luxury malls में भी they entered। उसके बाद they launched 8.3 किलोमीटर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट in partnership with हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो हरियाणा की अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके साथ एक पार्टनरशिप करी एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट डेवलप करने की। उसके बाद they launched DLF Mall of India, country's first destination mall in 2016। 2017 में GIC Real Estate became a partner in DLF Cyber City Developers Limited। इन्होंने GIC के साथ पार्टनरशिप करी। उसके बाद 2018 से इन्होंने अपना रेंटल बिजनेस बढ़ाने का सोचा। लाइक जितना भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको रेंट पे दे देना। अभी हम वो बिजनेस सेगमेंट में आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2019 में DLF Mall of India became first mall in the world to be accredited with LEED Platinum certification from US Green Building Council under existing building operation and maintenance category। और जो बिगेस्ट रिटेलिंग मॉल बनाना है इन्होंने GIC की जॉइंट वेंचरशिप के साथ वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और 2020 में DLF ने इन्वेस्ट किया ₹130 करोड़ ओवर नेक्स्ट 18 months टू डेवलप डेटा सेंटर। ओके तो DLF डेटा सेंटर की कंस्ट्रक्शन में आया 2020 कि हम मतलब इन्होंने कैपेक्स किया इन्वेस्ट किया इसमें कि हम अब डेटा सेंटर की क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो हम डेवलप करेंगे एज इट सीक्स टू एनकैच द राइज इन डिमांड फॉर डेटा सेंटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो DLF के पास 73 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन रियल्टी सेक्टर और इट इज़ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर इन इंडिया। द कंपनी ऑपरेट्स इन ऑल स्टेजेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट जिसमें लैंड आइडेंटिफिकेशन एंड एक्विजिशन यानी कि लैंड को एक्वायर किया, उसके बाद प्लानिंग करी, उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करा, उस पर कंस्ट्रक्शन किया और मतलब जैसे इनके ना ये डिज़ाइंस बनते हैं कि हम ऐसा वो बनाएंगे, इनका पूरा डिज़ाइन पहले पेपर पे रेडी होता है।
उसके बाद दे स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क, और उसके बाद अपना जो बना चुके हैं उसकी मार्केटिंग करके उसको सेल ऑफ करना। क्योंकि खाली डिज़ाइनिंग करेंगे तभी तो आगे सेल करेंगे, तभी तो दिखाएंगे ना कस्टमर को भी इस तरीके से आपका फ्लैट जो भी बनेगा। नहीं, लेकिन ये डिज़ाइनिंग करने के बाद कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। हाँ, पहले डिज़ाइन कर लिया ना, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किस हिसाब से हमें क्या बनाना है। हाँ, वैसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि डिज़ाइन करने के बाद अप्रूवल लेके फिर कंस्ट्रक्शन करें। The company generates its revenue from both sales and rental of its project. तो हम एक बार इसका बिजनेस सेगमेंट अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 तरह के बिजनेस सेगमेंट्स में डीएलएफ ऑपरेट करता है। पहला है रेजिडेंशियल सेगमेंट, यानी कि जिस तरह के घरों में हम रहते हैं उस तरह के घरों को कंस्ट्रक्ट करने का काम करना। ये ज़्यादातर गुरुग्राम में, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता इन जगहों पे ही करता है। उसके अलावा मैं ज़्यादातर, अदरवाइज और जियोग्राफीज में भी ये जो ज़्यादा मतलब एरिया है। हाँ, ज़्यादा एरिया। उसके बाद रेजिडेंशियल सेगमेंट के अलावा रिटेल सेगमेंट में क्या होता है, जैसे मॉल्स होते हैं, तो कितने सारे मॉल्स हैं गुरुग्राम में जो डीएलएफ ने कंस्ट्रक्ट करे हुए हैं। और रिटेल सेगमेंट के अलावा थर्ड सेगमेंट इनका आता है कमर्शियल सेगमेंट। इसमें जितना मतलब कि जितनी भी कंपनीज है, आईटी कंपनीज, जितनी भी गुरुग्राम में बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, मतलब कोई सी भी ले लो, गुड़गांव इन सब में तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह की सब। हाँ, तो मतलब वो रेजिडेंशियल तो नहीं है, वो कमर्शियल हो गया। तो वो कमर्शियल सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन करना, रेजिडेंशियल सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन करना, एज वेल एज रिटेल सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन करना, इतना काम अब तक कर रहा था। लेकिन ईयर 2020 में ये इसने देखा कि हमें मतलब डेटा सेंटर भी बनाना चाहिए, डेटा सेंटर का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, क्योंकि डेटा सेंटर डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी के लिए बहुत डिमांड आ रही है। तो हम क्यों ना उसका जो डाटा होता है हाँ, तो डेटा सेंटर्स भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसके अलावा अब एक और सेगमेंट में दे टाइड अप की, मतलब इनको प्रपोज किया था गवर्नमेंट ने कि इस सेगमेंट में भी देकर। तो हाँ, तो इसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक होता है सेगमेंट, तो इसमें भी दे आर एंटरिंग। तो ये है बिजनेस सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी, और इसमें ये दोनों तरह की चीज़ें करते हैं, सेल भी करते हैं और रेंटल पे भी देते हैं, यानी कि जितने भी इनके कॉम्प्लेक्सेस हैं, डेटा वाला जिसमें डेटा नहीं जितना भी है, कोई भी, जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन है, मतलब वो मॉल रेंट पे भी दे सकते हैं और सेल आउट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेटेड एरिया भी तो रेंट पे भी देती है और सेल आउट भी। हाँ, बहुत तरह के ऑपरेशंस। ओके, तो रियल एस्टेट सेक्टर का थोड़ा सा मतलब क्या स्कोप है रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू सैविलिस इंडिया, रियल एस्टेट की जो डिमांड है फॉर डेटा सेंटर, जो अभी हमने डिस्कस किया जिसमें डीएलएफ एंटर कर रहा है, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15 to 18 मिलियन स्क्वायर फीट बाय 2025। तो मतलब ह्यूज डिमांड इस सेक्टर में इस सेगमेंट में आ रही है, मतलब काम आएगा इसके पास। हाँ, इसके अलावा ऑर्गेनाइज रिटेल रियल एस्टेट स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 28% बाय 2023। यानी कि जो रिटेल सेक्टर, हमने जो मॉल्स का, लग्जरी मॉल्स का डिस्कस किया था, डिमांड फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हुई है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो वो होता है ना अपना घर होना, हाँ, तो वो चीज़ इनकम बढ़ेगी तभी तो बंदे घर लेंगे। तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट
होगी तो लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो उतना ही रेजिडेंशियल सेक्टर में डिमांडिंग, पैसा तो घूमेगा ही है। और पैसा मनी सप्लाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो घर खरीदना तो मतलब बहुत दूर की बात मुश्किल है। हाँ, और इसीलिए तो अभी इतना इन्फ्लेशन की वजह से ही तो हाउस होल्ड की प्राइसेस भी दिल्ली में इतने हाइक अप हैं कि मेरे सर लगा ना कि अमेरिका में भी, हाँ दिल्ली में सबसे महंगा घर मिल रहा है। तो इसके अलावा क्या अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कहीं इतनी हाई नहीं है प्रॉपर्टी जितनी भी दिल्ली में। हाँ, यहाँ पे जा प्राइसेस। इसके अलावा Indian firms are expected to raise more than 3.5 trillion through infrastructure and real estate investment trust in 2022 as compared with raised funds worth 29 billion। मतलब कि जितना भी इंडियन फर्म्स है वो भी मतलब इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये वो होता है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके अलावा प्राइवेट मार्केट इन्वेस्टर Blackstone, which has significantly invested in Indian real estate sector, is seeking to invest additional। बेसिकली लोग एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और तो इसमें ये चीज़ है कि इंडिया का जो रियल एस्टेट सेक्टर है इज एक्सपेक्टेड टू टच $1 ट्रिलियन मार्केट साइज बाय 2030, अकाउंटिंग फॉर 18 to 20% ऑफ इंडियन GDP। यानी कि इंडियन GDP का 18 से 20% जो हिस्सा होगा वो इससे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट से आएगा। तो ये मतलब अभी फ्यूचर प्रोजेक्शंस है। वही चीज़ है कि बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, कि मतलब बहुत अप डाउन यू नेवर नो कि कब रियल एस्टेट में तो बहुत मतलब तेज़ी आ जाती है और कब वो एकदम नीचे हो जाता है कुछ नहीं। और जैसे अभी कोविड आया तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ रियल एस्टेट सेक्टर। लोग घर थोड़ी खरीदेंगे ऐसे इमरजेंसी में, मतलब वो सेव करेंगे अपना इंश्योरेंस पे, मेडिकल एक्सपेंसेस पे, जो उस टाइम पे जरूरी है, मेडिकल जैसे नहीं है। और टाइम पे खाने के लिए नहीं पैसा तो हाउस के लिए कैसे नहीं? हाँ, इनकम ही नहीं है तो इनकम ही नहीं है तो फिर कैसे हाउस ले? तो एक बार मैनेजमेंट पे आते हैं। जो राजीव सिंह है वो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ DLF लिमिटेड है। He is currently the richest real estate rival in India, ranked third in the list with a wealth of rupees 17,000 crore। तो ये जो मतलब he is a pathfinder in developing Gurugram, the leading financial and industrial hub, the only real estate company that collected the largest IPO and developed 27 million square feet to date। तो जो ये कुशल पाल सिंह थे उन्होंने ऑपरेशन से वो बाहर आ गए और उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने सन राजीव, ये जो राजीव सिंह है नहीं कुशाल सिंह का सन है ना। हाँ, और उसका उन्होंने आगे अपने बेटे को अब दे दिया ऑपरेशन। कुशल पाल सिंह जी अपने सन को दे दिया, अपने बेटे राजीव सिंह और बेटी प्रिया, और ऑपरेटिंग द कंपनी। कौन सा है इसमें? तो इसमें जो इनका रेंटल बिजनेस चलिए
फायदा क्या होगा बोल देगा। तो जो इनका रेंटल बिजनेस था, इसमें कुछ शॉर्ट टर्म चैलेंजेस इन्होंने फेस करे ड्यू टू पेंडेमिक, क्योंकि पेंडेमिक आ गया तो रेंटल बिजनेस इनका बहुत अफेक्ट हुआ था। वाइल ऑफिस बिजनेस रिमेन स्टेबल, जो रिटेल मॉल्स थे, लॉकडाउन हुआ तो मॉल्स बंद थे सारे, उसकी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। और इन्होंने एक और कैपेक्स किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, मेनली डाउनटाउन गुरुग्राम और डाउनटाउन चेन्नई। मतलब ये 2 जगह पे और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और इट इज़ डेवलपिंग अप्रॉक्स 0.28 MSF, it is million square feet या million square meter office complex in Gurugram in partnership with ADIA। तो एक और ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने का भी इन्होंने अभी रिसेंट में क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप करी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस कॉम्प्लेक्स। इन एडिशन टू दिस इट इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज डेटा सेंटर इन नोएडा। जो इन्होंने नोएडा में ये जो डेटा सेंटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगापुर टेलीकॉम कंपनी, यानी कि सिंगापुर की जो टेलीकॉम कंपनी है सबसे लार्जेस्ट, उसके लिए कर रहे हैं डेटा सेंटर इधर। तो द पेंडेमिक, इसमें ये बता रहे कि पेंडेमिक की वजह से स्लो डाउन तो हुआ इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में, साथ ही इस स्लो डाउन को देखते हुए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट ने जो हमारे मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ स्टैम्प ड्यूटीज लगती है, टैक्सेस लगते हैं, तो ऐसे चार्जेस जो हैं गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड हाउसिंग, मतलब ये एक गवर्नमेंट की वो है स्कीम कि जो ये इस्टेब्लिश करे एक स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल और जो मिड इनकम के लिए, मिडिल इनकम वाले हैं जो, हाँ, to provide last mile funding for soil projects. Keeping the policy rates low has helped the sector to withstand these difficult times. तो मतलब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर वापस से कोविड पैंडेमिक के चैलेंजेस से निकल पाए। तो लास्ट ईयर रेजिडेंशियल सेगमेंट में ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा डिमांड देखा, क्योंकि लोगों की थोड़ी अफोर्डेबिलिटी बेटर हो गई है और थोड़ा सा इनकम जो है इम्प्रूव हो रहा है। इसकी वजह से वो एक डिज़ायर होता है ना, अप टू ओन अ होम, अपना घर होना चाहिए। और द कंपनी कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लाई अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स एंड लोकेशंस। तो इसमें कंपनी रिकॉर्डेड अ सेल ऑफ 3,084 करोड़ एज कम्पेयर टू, मतलब ये वो बता रहे कि रिटेल सेगमेंट में 2,400 करोड़ से 3,000 करोड़ इनकी सेल्स इम्प्रूव हुई है, 24% का इंक्रीज आया। और यह कंपनी और कंपनी हैज़ प्लान्ड और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ, ये होता है मतलब 3.2 MSM मीटर स्क्वायर, क्या था ये स्क्वायर मीटर, मिलियन स्क्वायर मीटर, मतलब ये जगह साइज ऑफ द एरिया है कि यहाँ इतनी जगह पे भी और एक्सपैंड करने की सोच रही है कंपनी। और मतलब क्या इतनी जगह में क्या और कंस्ट्रक्शन ही करते हैं ना, मतलब कंपनी का मेन काम तो ये है कि कोई भी एरिया है, मतलब इनके पास बहुत लार्ज स्केल एरिया होता है, मिलियन स्क्वायर फीट, मिलियन स्क्वायर मीटर, तो उस पर अपने जो प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, कोई कंपनी बना रहे हैं, कोई मतलब मैं एक बार इसमें पिक्चर्स लगाऊंगी, अभी मतलब मैंने लगाई नहीं है, कुछ ऐसी पिक्चर्स बहुत सारी ऐसे मेरी, ज़्यादा कैसे लगाऊँ, मतलब ये ना पूरी स्लाइड कवर कर रही है। हाँ, तो एक शीट होगी, तो ऐसी पिक्चर्स हैं, तो बीच में मतलब अगर मैं डालती हूँ तो ऐसे एक साइड में इधर पिक्चर नहीं आएगी, वो बड़ी पिक्चर में। तो बट उसमें मैं इधर ही दिखाऊंगी कि जैसे आप पूछ रहे हो
क्या कंस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हैं, क्या जैसे प्लान। हर पेज में जहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे इतना मिलियंस है तो इसके नीचे पिक्चर कि ये इतनी प्रॉपर्टी है इसके अंदर ये बना है। बट वो मुझे जैसे इसके बाद वो पूरी स्लाइड कवर करेगी, कोई बात नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, शौक भी तो हो रहा है ना कि क्या कर रही है। वो लोगों को मतलब ये बहुत बड़ी का मन है, पिक्चर से तो समझ समझ आएगा। हाँ तो बेसिकली वो छोटी छोटी जगह पे एडजस्ट नहीं होगा, वो पूरा फिर स्लाइड ही बिल्डिंग्स दिखाएगा या वो तो दिखाएगा नहीं बड़ा। तो ये वो बता रहा था कि रेजिडेंशियल सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके बाद एन्युटी बिजनेस में इट इज अंडरटेकन थ्रू DCCDL and company directly owns 2 MSF of the leased assets. तो एज ऑन 31 मार्च 2021 ये जो मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूँगी DCCDL, जो हमारा ये है DLF, इसकी ना बहुत सारी सब्सिडरीज है, लाइक बहुत सारी। तो its subsidiary together had an operational portfolio of 3.17 MSM with additional under development asset of इतना, मतलब ये अपने अंडर जो इनके पास लैंड है ना उसका वो पोर्टफोलियो बता रहे हैं। और जो रेंटल रेवेन्यू में भी मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, और उसका रीज़न बता रहे हैं कि जैसे इनका जो ये DLF साइबर पार्क है गुरुग्राम में, या फिर एक एडिशनल और ब्लॉक बनाया है इन DLF साइबर सिटी चेन्नई में। तो इन जगहों पे इनका जो रेंटल बिजनेस है वो भी इम्प्रूव हुआ है। 89% ये जो मतलब ये इतना 89% क्या है, एवरेज ऑक्यूपेंसी लेवल है, मतलब गुरुग्राम में इतना मतलब DLF क्या बोलते हैं उसको, जैसे इतना एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है DLF के, मतलब गुरुग्राम में DLF ने 89% एरिया खुद कवर किया हुआ, ये हो गया गुरुग्राम मुझे पूरे उसमें लिखा तो ये, बट मुझे डाउट हो रहा है कि पूरे गुरुग्राम में इन्होंने 89% तो बाकी 12 नहीं बाकी तो जाएगी वहाँ मुझे डाउट हो रहा है मुझे। और चलो इसके कर देखते हैं। और रिटेल सेगमेंट को इम्पैक्ट हुआ ये हमने पढ़ा। मैं करके आऊँ जैसे कि आप कंटिन्यू नहीं, मैं ऐसे मैं बोले तो रिकॉर्ड हो जाए। जी हाँ फिर मेरे को फिर फ्लडिंग है ना। हाँ कोई बात शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। प्रमोटर के पास 74.95% है, FIIs के पास 15.39%, पब्लिक के पास 5.56% और DII के पास 4.1%। और इसकी की रिस्क इस सेक्टर में क्या है कि एक तो अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर कोविड वेव्स में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिटेल सेक्टर टू बूस्ट। उसके अलावा क्योंकि मतलब इनकम नहीं होगी लोगों को तो दे कैन नॉट परचेज हाउसेस, दे कैन नॉट अफोर्ड। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी तो देयर वुड बी शार्प राइज इन इंटरेस्ट रेट जो फिर से अफोर्डेबिलिटी को कम कर देंगे और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ही हैवीली डिपेंडेंट होता है ह्यूज कैश फ्लोज पर। तो मनी सप्लाई का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। मतलब किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में कैन अफेक्ट द डायरेक्टली अफेक्ट रियल एस्टेट
or deals they crack are very fluctuating. तो जो prolonged economic slowdown है can affect the job creation which harms the real estate sector. बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में फॉर ह्यूज कैश इज इन्वॉल्व, देयर इज अ ह्यूज डिपेंडेंट ऑन कैश फ्लो. तो इसमें कंपनीज हैव टू टेक ह्यूज डेट ऑल्सो समटाइम्स, और वो डेट इट इज़ लाइक debt is necessary for growth of a real estate sector, because जैसे लाइसेंस फी पे करनी है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं और गवर्नमेंट फीस देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, स्क्रूटनी फी देनी है, कन्वर्जन चार्जेस एंड ऑल अदर चार्जेस. गवर्नमेंट बहुत तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. देयर इज मतलब टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं और इट इन्वॉल्व्स करप्शन एज वेल इन बिटवीन. और साथ ही जैसे अगर these charges could be almost 4 to 5 crore per acre for an area like Gurugram. So for 50-acre land, one needs to have 240 to 250 crore before starting a project. तो कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी recorded a revenue of 5,945 crore, which was 14% lower as compared to previous year. और ये this was largely on account of product mix and lesser number of possession letter issue. तो total expenses पिछली बार से कम हुए हैं because cost effective initiatives, cost control initiatives. Okay. मैं फाइनेंशियल्स पे आ गई थी. हाँ ठीक है. तो एक बार ये देखते हैं कंपनी की. तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बैड रही है कंपनी की. पिछले 10 ईयर का एवरेज है 2%, 5 ईयर्स का है 2%, 3 ईयर्स का है 3% और लास्ट ईयर में 3%. सो रिटर्न ऑन इक्विटी तो लाइक बहुत ही बेकार है. उसके अलावा सेल्स भी बहुत नेगेटिव में है कंपनी की. पिछले लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो -11% की ग्रोथ है सेल्स में. 3 ईयर्स में -7%. सब कुछ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर ये क्यों माइनस, ये क्यों है? एक तो इसका बहुत अच्छे से आंसर नहीं दे सकते क्योंकि डाउट मेरा भी है. एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर ना ऐसे ही होता है. इकोनॉमी में बूम नहीं है, कोविड है, तो लोगों के पास वही बात है ना, पैसा ही नहीं है. वो है ना, इन्होंने प्रोडक्ट मतलब वो तो ले लिया, हाँ, लेकिन पैसा ले लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, कंस्ट्रक्शन बना के बैठे हैं, बट वो लेकिन पे जो दे रहा है वो तो नहीं दे रहा ना, लेने वाला तो नहीं है, लेने वाला तो नहीं है ना. बिल्कुल. मतलब आप प्रोडक्ट उन्होंने अपना काम तो कर दिया, उन्होंने अपना प्रोडक्ट तैयार कर दिया, लेकिन उसको लेने वाले तभी इसकी सेल हो गई. हेलो, कहाँ से भेज, आपके फॉर्म पड़ा है तो फॉर्म ऐसे कैसे भेज दूँ? वैसे
तो भेजो, फिर आप लड़का भेजो। हाँ आप भेजो लड़का। हाँ मैम। हाँ तो मतलब ये मुझे रीज़न लगता है, बट अदरवाइज नेगेटिव सर आंसर देंगे। और जितनी भी रियल एस्टेट कंपनी, मुझे भी इसका आंसर तो यही लगा कि भाई इन्होंने अपना प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन इसको मतलब लेने वाला कोई नहीं है, तो इनकी सेल इसलिए हुआ है। मुझे इतना समझ आया इतना पढ़ के। और जितनी भी कंपनीज है, अदर रियल एस्टेट कंपनीज हैं, उनकी भी बैलेंस शीट का ऐसे ही हाल है, उनकी भी फाइनेंशियल्स बेकार है। और जो रियल एस्टेट में ना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। लाइक आपको अगर मतलब मैंने जैसे लिखा है, अगर आपको 50 एकड़ के लैंड पे काम करना है तो उससे पहले आपके हाथ में 250 करोड़ पैसे होने चाहिए। क्योंकि मतलब इतने सारे लाइसेंस फीस हैं, इतने सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, करप्शन बहुत है। आपको एक लाइसेंस को अप्रूव कराते कराते बीच में कितनी बार कितने लोग आते। हम एक नॉर्मल हाउस भी बनाते तो उसमें कितनी लोग आते, कितने भाई बहुत। अब अब देखो ना, इसको बिजनेस मिल रहा है डाटा स्टोरेज का बनाने, लेकिन हमको कोई डाटा रखे ना रखे, जब कोई डाटा नहीं उसका तो जैसे इनको प्रोजेक्ट मिला है, मैंने बताया ना, इनको जैसे क्या बोलते हैं, वो डील साइन हुई है, कॉन्ट्रैक्ट मिले है। हाँ, सिंगापुर के टेलीकॉम कंपनी से इनका टाइप हुआ है कि हम आपके लिए यहाँ पर डेटा स्टोरेज कैपेसिटी के लिए अपना डेटा सेंटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो वो तो कंपनी का राइट, वो तो है। हाँ, वो तो कंपनी अरे देखो रेजिडेंशियल, ये गुरुग्राम में बहुत सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स मतलब बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वो अगर रेंट पे चढ़े हुए हैं तो इनको पैसे आएंगे, नहीं चढ़े तो खाली पड़े, या फिर अगर वो सेल आउट नहीं हुए तब पड़े। और क्योंकि प्राइजेस तो अभी बहुत राइज हुए पड़े। और बस इसमें यही है, इस सेक्टर में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें बहुत करप्शन और बहुत बिटवीन द लाइन्स है। अब मुझे निखिल सर से पता है इतना कुछ डिस्कस करना है इसमें। और अच्छा, इसमें जो निखिल सर बताए थे कि वो रॉबर्ट वाड्रा वाली स्टोरी बताती हूँ, और फाइनेंशियल्स फिर थोड़े से इनको ख़त्म करते हैं, मुझे फाइनेंशियल ज़्यादा समझ नहीं आई क्योंकि तो रॉबर्ट वाड्रा वाली ये स्टोरी हुई थी कि जैसे किसी लैंड को एक्वायर करने में पूरा लीगल प्रोसेस होता है, और उस लीगल प्रोसेस को एक मतलब टाइम स्पैन लगता है 2 महीने 3 महीने। तो उसने क्या किया था, क्योंकि उसका बैक सपोर्ट है, गांधी फैमिली पूरी, तो उन्होंने ना एक लैंड एक्वायर करी जो विदिन 24 आवर्स उसकी बिल्कुल मतलब नाम हो गई। ऑब्वियसली वो लीगली तो हाँ, बीच में मतलब बहुत उसने वो किया करप्शन टाइप, मैं एक सेकंड बताती हूँ। तो वो लैंड उसके नाम हो गई। तो बीच में जब ये केजरीवाल आया था तो इसने बहुत वो नहीं किया था कि जब ये वो अन्ना हज़ारे के साथ की बहुत करप्शन है और इसीलिए वो लाओ, लोकपाल बिल लाओ, ये सारे मतलब 2 नंबर की जो चीज़ें हैं बंद करनी है। तो केजरीवाल की आवाज़ उठाने पर एक IAS अफसर था अशोक खेमका, उसने क्या किया, रॉबर्ट वाड्रा की DLF के साथ एक डील साइन हुई, जिसमें मतलब रॉबर्ट वाड्रा ने 7 करोड़ की जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी, विदिन अगले 6 महीने में 58 करोड़ की बेच रहा है DLF, 6 महीने में 58 करोड़। और केजरीवाल की आवाज़ उठाने पर जो अशोक खेमका IAS ऑफिसर था वो उसने ये डील कैंसिल कर, अथॉरिटी थी एज एन IAS ऑफिसर, उसने ये डील कैंसिल कर दी कि ये डील नहीं हो सकती, बिकॉज आप एक तो जब खुद प्रॉपर्टी खरीद रहे हो विदिन 24 आवर्स आपके पास प्रॉपर्टी आ गई, और जब आप बेच रहे हो तो उसको 4 साल के उसमें डिवाइड कर रहे हो अपनी जो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं DLF से 58 करोड़ की जो डील हुई है। DLF से जब आपने लिया तो उसको 24 मतलब आवर्स में लिया आपने। इसका मतलब ये ऐसे क्यों कर रहा था, क्योंकि देखो जो स्टैम्प ड्यूटीज़ होती है और जो टैक्सेस होते हैं वो बचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा बेचेगा 58 करोड़ की डील है, तो उसको तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कुछ देना है। और मतलब ये डील कैंसिल कर दी IAS ऑफिसर ने, और
उस IAS ऑफिसर को ये गांधी फैमिली ने ट्रांसफ़र कर दिया उसका कि इन्होंने डील कैंसिल। हाँ, ट्रांसफ़र करा दिया। और तो मतलब ये जो सर बताते हैं कि उसके पास ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं और उनको मतलब पहले तो ऐसे करता था कि करप्शन इन्वॉल्व करके बेचना है, बट गांधी फैमिली ना, रॉबर्ट वाड्रा। हाँ। तो वो एक बैक स्टोरी से बताया था ना कि इसका DLF के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इसका नाम जुड़ा था इसके साथ DLF का, तो वो यही था। और उसके बाद तो बस मतलब वो बेचारे को ट्रांसफ़र करा दिया इन्होंने, बट अदरवाइज भी करप्शन तो है ही रियल एस्टेट, बहुत मतलब ट्रांसपेरेंट। कोई TDA से आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई हाँ, पैसा लेना के लिए कुछ भी। मतलब हम नॉर्मली अपने हाउस में कुछ कराते हैं, मतलब 1 फ्लोर ही हम चढ़ाते हैं, उसी में कितने लोग आ जाते हैं। तो अब बिल्डिंग्स और जो अंपायर को तैयार है उसमें पूरे ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। अच्छा, जो इसके रियल एस्टेट की जो फाइनेंशियल है, इसमें डेट होना बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि मतलब इतना पैसा इसमें लगता है, तो ऑब्वियसली ह्यूज कैश फ्लो इन्वॉल्व है। आपके पास एकदम से इतना कैश अवेलेबल नहीं होता है, तो इसमें कई बार क्या होता है, कंपनीज लोन लेती है, तो वो उनके पास इतना लोन होना एक नॉर्मल बात है। तो इनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो अच्छे से लोन्स दिखाती है मतलब। और इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली DLF की बात करें, तो कंपनी ने बहुत सारा अपना डेट जो है वो रीपे किया है, और अपना जो कर्जा है वो बहुत, मतलब डेट मतलब पता है कर्जा, वो बहुत कम करा है। और मतलब अगर कर्जा कम किया तो काम है तभी तो कर्जा चुका दिया, ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस पॉइंट है। और अगर मतलब हम प्रॉफिट भी देखें तो 10 साल में तो ये -2% दिखा रहे हैं, लेकिन 5 साल में ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं 29%, और 3 ईयर्स में ये एवरेज दिखा रहे हैं 50%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज दिखा रहे हैं ये। इसके अलावा डेट पे आते हैं एक बारी, ये देखो, ये शेयर से इनके पास पैसा आया, ठीक है, और एक बार इधर आया शेयर से पैसा। इसके बाद ये तो डिवेंचर्स है, बोरोइंग्स जो कर्जा लिया हुआ है ना, 6,000 का कर्जा लिया, फिर मतलब 6100 का लिया, फिर 6700 का लिया, फिर 10,000 का लिया, फिर 15,000 का लिया, फिर 13,000 का लिया, ऐसे कर्जा को इनको कम होता जा रहा है। नहीं कर्जा लिया अगली लाइन में पे किया, अगली लाइन में कम हो रहा है, अगली इसमें रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स में 60,000 रीपे कर दिया, 5,000 रीपे कर दिया, 9,000 रीपे कर दिया, 11,000 रीपे कर दिया, ऐसे ऐसे करके इसने देखो यहाँ 17,000 रीपे किया, यहाँ 17,000 किया, मतलब अपना डेट बहुत रिड्यूस करा है कंपनी ने। ये प्लस पॉइंट है। तो मतलब इससे हमें एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि काम होगा तभी तो पैसा आया, तभी तो कर्जा होता है, वरना कहाँ से क्या। और मतलब ये बेसिकली कैश फ्लो है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो एक बार ही इनके साथ क्या हुआ था, ईयर 2018 में, जो ये 18 में हुआ था, हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जहाँ पे कैश फ्लो दिख रहे हैं, इसमें ना कुछ टैक्स रेट में चेंजेस आया था, उसकी वजह से होता। अदरवाइज कैश फ्लो जो यहाँ पे माइनस में दिखा रहे हैं ना, हाँ, अदरवाइज कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। और 2020 में तो ये पूरा कोविड की वजह से का ही कोविड है, चाहे कहते हैं, लेकिन उस टाइम में कोविड ही होती है। कोविड में कौन हाउस स्क्रीन हो जाएगा, या कोई अगर रेंट पे भी रह रहा है, कोई मतलब कोई बेस्ट लेना चाहता तभी नहीं देगा, कभी कभी चल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो इतना ही दे रहा हूँ। अरे रेंट देने के पैसे नहीं थे लोगों के पास। फिर से कोविड बढ़ रहा है। हाँ कह रहे जैसे थोड़ा ठीक होने लग जाता है, हम क्या करें भाई। अच्छा वही तो जो कमाया
बाकी ऑफ द कैमरा बताती हूँ। पति का भैया मैं अब कैमरे में क्या ही बोलूँ। अच्छा, तो मैं अपने आप से ये बात कर रही थी आपके आने से पहले ही आते थे यहाँ। हाँ, हम पूछ रहे थे ना कि हम बोलते कि DCCDL क्या है। इसकी फुल फॉर्म मेरे को नहीं। हाँ, ये DLF साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, तो ये वन ऑफ द सब्सिडरी है DLF के अंडर ही। DLF की ना 43 सब्सिडरीज है, मतलब बहुत सारी सब्सिडरीज है। और इसमें जनरल ये वन ऑफ द सब्सिडरी है जिसने कंसोलिडेटेड इनकम बताई थी 4000 करोड़ एज कम्पेयर टू, मतलब इसकी जो है इनकम घटी है 5000 से 4300 हुई है। और डिक्रीज इन रेवेन्यू जो है ये उसका रीज़न बता रहा है कि जो रिटेल में जो लोअर रेवेन्यूज रहे हैं, रिटेल सर्विसेज होती हैं वो जो लग्जरी मॉल्स वगैरह की थी उसमें जो कम रहा है वो इसकी वजह से। और इंटरेस्ट इनकम, मतलब ये अपने इनकम कम होने का रीज़न बता रहा है। और हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो हेलो, मैं तो थोड़ी देर